स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़, उससे एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें देख चुके थे। प्रीवियसली जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रिवर्स ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पर एक दो चीज़ें और बताकर हम लोग आज के लास्ट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक दो बात और आपको बतला देते हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। जैसे सपोज कर लीजिए, जो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था ऑस्मोसिस के प्रोसेस के बारे में, कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। सपोज कर लीजिए ये है आपका एक प्योर सॉल्वेंट वाटर, और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि एक इन्वर्टेड इसमें फनल की तरह से, इस तरह से, जिसमें एक कैपिलरी लगी हुई है, एक सिस्टम को, apparatus को इसमें डालेंगे, जिसके अंदर मेरा शुगर सॉल्यूशन होगा। ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर हमने भर दिया है शुगर सॉल्यूशन, और ये आपका वाटर जो है ये प्योर सॉल्वेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं जिसको डार्कन किया जा रहा है, ये आपका है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और उसके बाद कहता है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको सपोज कर लीजिए, अगर आप केस 1 मानते हैं तो आप देखिए आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी सिंपल क्राइटेरिया, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट आप जानते हैं कि ये लोअर कंसंट्रेशन पर है या इसका कोई कंसंट्रेशन नहीं है। शुगर सॉल्यूशन में चूंकि इसमें शुगर मिलाया हुआ है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन हो गया इसका। अब रूल क्या कहता है ऑस्मोसिस में? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन पर कौन है? प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर। तो क्या होगा? थोड़ी ही देर के बाद इसका जो वाटर है वो इसमें इंटर करने लगेगा। वाटर जो है इसके अंदर इंटर करने लगेगा। जैसे वाटर इसमें इंटर करेगा, ये वाटर का लेवल जो है ये ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा केस 2 के क्राइटेरिया में। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है और बाकी सारी चीज़ें आप अपने से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जैसे वाटर इंटर करने लगेगा, जो कि आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ? वाटर इंटर करने लगा। तो जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो अपने इस कैपिलरी में ऊपर की ओर ये क्या होने लगेगा स्टूडेंट्स? ये बढ़ने लगेगा। पानी इसमें इंटर करेगा, शुगर सॉल्यूशन का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन मोर थिंग, एक बात और इसमें आप जान लीजिए, जो एप्लीकेशंस हमने बतलाया था, जैसे कच्चे आम को जब आप पिकल्स बनाते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशंस के तौर पर पूछे जाते हैं। तो उनमें एक चीज़ है, कुछ लोगों को आदत होती है ज़्यादा सॉल्टी फूड खाने का। तो ज़्यादा सॉल्टी फूड जब वो यूज़ करते हैं तो सॉल्ट के कंसंट्रेशन उनके बॉडी में बढ़ने लगते हैं। तो जब उनका कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ करेगा फूड सॉल्यूशन के तौर पर, तब उनका जो ब्लड और जो टिश्यू फ्लूइड है, उस टिश्यू फ्लूइड में क्या होगा? देखिए, एक तरफ हो गया उनके टिश्यू का फ्लूइड, और एक जो उन्होंने सॉल्टी फूड खाया, सॉल्टी फूड सॉल्यूशन जो बना उसका, तो ये आपका हायर कंसंट्रेशन पर है। और जो उनके बॉडी में जो टिश्यू है उसका जो फ्लूइड है वो लोअर कंसंट्रेशन पर है। बस रूल आप अप्लाई कर दीजिए, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड निकल के आने लगेगा। तो जो टिश्यू फ्लूइड है वो बाहर निकल कर आने लगेगा। तो बाहर निकल के आने का मतलब शरीर से बाहर नहीं, वो कहाँ जाएगा? इंटर सेल्यूलर और इंटर टिश्यू जो स्पेस होंगे उनके बीच पानी भरने लगेगा, जिसकी वजह से उसका जो शरीर होगा वो स्वेलिंग हो जाएगा उसमें। अब जब उसमें स्वेलिंग हो जाएगी तो इस कंडीशन को मेडिकली एक नाम दिया गया है, उसे हम लोग कहते हैं एडिमा। हम लोग कहते हैं उसे एडिमा की बीमारी हो जाएगी। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब ज़्यादातर
सॉल्टी फूड खाते हैं लोग, तो सॉल्टी फूड खाने की वजह से उनके शरीर में नमक के कंसंट्रेशन का फ्लूइड ज़्यादा बढ़ गया, तो टिश्यू से फ्लूइड निकल निकल करके इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में भरने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। दैट कंडीशन इज़ नोन एज एडिमा। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और एक दो चीज़ और जान लीजिए, जैसे रॉ मीट, इसको प्रिजर्व करने का एक बहुत सिंपल सा पुराना मेथड भी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट लगा के रख दिया जाता है, और जब इसमें सॉल्ट लगा दिया जाता है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई, तो सॉल्ट के कंसंट्रेशन के हाई होने की वजह से इस रॉ मटेरियल में क्या शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो इस रॉ मीट का जो फ्लूइड है वो निकल निकल करके बाहर चला जाएगा। जैसे वो बाहर जाएगा, रॉ मीट डिहाइड्रेट कर जाएगा, और डिहाइड्रेट होने की वजह से जब इसके अंदर का फ्लूइड निकल जाएगा तो इसके ऊपर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स एक्टिवेट नहीं होंगे, और ये ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो ये पुराना एक मेथड है, या गर्मी जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे मीट को प्रिजर्व करने का एक आसान सा तरीका भी है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लिम्पिंग ऑफ कैरोट को कैसे ठीक किया जाएगा। लिम्पिंग ऑफ कैरोट का मतलब वही है कि जब गाजर वगैरह लाया जाता है और आप उसको एक दो दिन ओपनली छोड़ दें तो आप देखेंगे कि जैसे कुछ मुरझाने के बाद वो मुलायम हो गया, तो वो मुलायम हो जाने की वजह से लिम्पिंग कहलाता है, उसको लिम्पिंग बोलते हैं हम लोग, या विल्टेड भी बोलते हैं। जैसे फ्लावर मुरझा गया तो लिम्पिंग, मॉल गया, सॉफ्ट हो गया, तो आप क्या कीजिए, सिंपली उस कैरोट को वाटर सॉल्यूशन में आप डाल दीजिए। तो जब आप उस कैरोट को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तो वैसे क्राइटेरिया में क्या हो जाएगा, सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्या है, कैरोट, और ये आपने किस में डाल दिया, उसको वाटर में डाल दिया, प्योर वाटर है ये। तो प्योर वाटर जो है ये आपका लोअर कंसंट्रेशन, और जो गाजर है उसके अंदर जो उसका जूस है वो क्या हो गया आपका, हाई कंसंट्रेशन। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे, क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फॉलो होगा। इसका जो सेल वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो लोअर कंसंट्रेशन कौन है, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जो होगा वो इसके अंदर इंटर करने लगेगा, और जब वो इसके अंदर इंटर करने लगेगा तो गाजर जो था जो विल्ट कर गया, लिम्प हो गया, सॉफ्ट हो गया, पानी जाने की वजह से उसके टिश्यू फिर से रिफ्रेश एंड रिवाइव, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ओस्मोसिस से रिलेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पौधों के जड़ों में जो पानी चढ़ता है उस पानी के चढ़ने के क्राइटेरिया में पार्टली एक कंसेप्ट, एक क्राइटेरिया ओस्मोसिस का भी रोल होता है। ये नहीं कि ओस्मोसिस ही से पूरा बहुत हायर लेवल तक वाटर चला जाता है, लेकिन ओस्मोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज़मीन से पानी को खींचकर जड़ों तक लाने में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ओस्मोसिस से रिलेटेड और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। अब हम लोग फर्दर जो 4 तरह का आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसको पढ़ चुके। अब इन चारों तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कुछ कंपैरिजन हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने जो 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लिस्टिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक हम लोगों ने क्या पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्राइटेरिया हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। अब ये जो चारों क्राइटेरिया हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ा, इन चारों के चारों क्राइटेरिया में जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, वो ये है कि ये सब के सब मेथड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली किस मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं, ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड यूज़ किया जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है
इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैंड्सबर्गर मेथड। लैंड्सबर्गर साइंटिस्ट का नाम है। लैंड्सबर्गर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेज़र करते हैं बेकमैन मेथड। ये सब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिनको आपके सामने इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर इस मेथड के नाम से क्वेश्चन दिया जाए देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट बाय ओस्वाल्ड वॉकर मेथड क्या कैलकुलेट हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए कि क्वेश्चंस में ये सब नेम दे दिए जाते हैं। एंड द फाइनल इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है मोस्ट ऑफन वो है बर्कलीज हार्टली मेथड। सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल यही है ऑस्मोटिक प्रेशर के मेज़र करने के लिए। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं मॉर्सी फ्रेजर मेथड, और भी बहुत सारा है, जैसे डिवेरीज प्लाज्मोलाइटिक मेथड। प्लाज्मोलाइटिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और मेथड है टाउनसेंड्स रिवर्स ऑस्मोटिक मेथड। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरिया हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में मोस्टली बर्कली एंड हार्टली मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको जो बतलाना है इन चारों के चारों क्राइटेरिया में, वो समझिए वो क्या है। ये चारों के चारों मेथड किसके कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए इन चारों को यूज़ किया जाएगा, तो इन चारों में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? सबसे बेस्ट मेथड याद रखिए स्टूडेंट्स, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। एमंग, ये नोट में आप लिख लें, अब क्यों है इसको भी हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। एमंग ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is the best to calculate molar mass of solute। शॉर्ट में लिख दें मोलर मास सॉल्यूट के लिए 2। देन द क्वेश्चन इज दैट कि आखिर क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो है वो इन चारों में सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लें। इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। कुछ रीजन्स हैं उसके लिए, उनको आप नोट डाउन कर लें, उनको आप समझ लें कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो है वो इन चारों में सबसे बेस्ट मेथड है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको जानिए कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ करके, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन चारों में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ मिलता है स्टूडेंट्स हम लोगों को, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू इतना मिनिमम, इतना कम होता है कि उसको एक्यूरेसी के साथ मेज़र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ ऑल other colligative property is very small to measure with accuracy। आप उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ मेज़र इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उसका वैल्यू बहुत छोटा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़कर बाकी सबके जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होते हैं एक्सपेरिमेंट से जो निकाले जाते हैं, जिनका नाम हमने यहाँ लिख दिया, वो इतने कम होते हैं, इतने स्मॉल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं कि उसको एक्यूरेसी के साथ मेज़र कर पाना आसान नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया देखिए, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज़ हायर एनफ, is high enough for very dilute solution।
ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दो है। एक तो ये जो अभी हमने लिखा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन पर भी अच्छा खासा वैल्यू क्या करता है, शो करने लगता है। तो अच्छा खासा वैल्यू शो करने की वजह से इसका मेजरमेंट आसान हो जाता है और ये बहुत आसानी के साथ आपको वैल्यू दे देता है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को जो अब हम लोग यूज़ करते हैं तो ये प्रेशर कैलकुलेशन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, जबकि अगर आप इस केस में जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट तक आपको जाना पड़ेगा, इसमें जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, इसमें जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्मेशन तक आपको जाना पड़ेगा, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का कैलकुलेशन किस पर है, रूम टेम्परेचर पर ही है। तो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज डन एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेशन करने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है, जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं या पॉलीमर्स हैं, इनके मोलर मास का कैलकुलेशन बाकी मेथड के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो रूम टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है, अगर आप उसको इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हायर टेम्परेचर पर मालूम होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हायर टेम्परेचर पर बायोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल होने लगेंगे तो उसके मोलर मास का कैलकुलेशन असंभव हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बाकी दूसरे के ऊपर में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरी यूजफुल, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज़ very useful to calculate molar mass of biomolecules जैसे प्रोटीन, पॉलीमर्स, ये सब बहुत आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज एट हायर टेम्परेचर बायोमोलिक्यूल्स आर अनस्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये दो पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बाकी चारों के कंपैरिजन में। एक एस्पेक्ट और इसमें आप देख ले होंगे डिफरेंसेस के क्राइटेरिया में, इसमें जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड कंटेन मोलारिटी, इसमें हम लोग मोलारिटी यूज़ करते हैं, बट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वी यूज़, क्या यूज़ करते हैं हम लोग उसमें, मोलालिटी यूज़ करते हैं। तो ये एक डिफरेंस के तौर पर बतलाया जाता है, इसके एडवांटेजेस से लेना देना नहीं है। एडवांटेजेस के क्राइटेरिया में ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। काफ़ी लो कंसंट्रेशन के ऊपर भी ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू दे देता है और ये रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेशन की वजह से ये बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास के कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये है एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड ओवर ऑल द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो अब हम लोग ये टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे, एक लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का बचा हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। तो अब वांट ऑफ फैक्टर की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है अचानक से कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है और वांट ऑफ फैक्टर के पढ़ने की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। तो देखिए अभी जो चारों मेथड आपने पढ़ा यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कैलकुलेशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन है उसका बिहेवियर आइडियल है, यानी वो ना तो डिसोसिएट हो रहा है और ना ही एसोसिएट हो रहा है। लेकिन रियल सेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के तौर पर NaCl का इस्तेमाल किया, NaCl को आपने यूज़ किया सपोज कर लीजिए। तो हेडिंग हम लोग लगा लें वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग जनरली स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब हम जो बात बतला रहे हैं उसको ठीक से समझा जाए कि आखिर इसके पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई, फिर हम लोग इसके डेफिनेशन और बाकी चीज़ों पर आएंगे। तो हमने आपको क्या कहा कि आपको एक सॉल्वेंट है, उसमें आपने सॉल्यूट मिलाया और
ये बन गया आपका सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बना, सपोज कर लीजिए कि यहाँ वाटर है और इस वाटर में आपने क्या डाला, NaCl डाला और आपको वाटर सॉल्यूशन तैयार हो गया। एंड नाउ द क्वेश्चन इज दैट जैसे ही आप NaCl को वाटर में डालेंगे स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल हैपन, जो होगा वो देखिए आप, NaCl जब अपने एक्वस सॉल्यूशन में गया तो ये टूट गया, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव के पार्ट में टूट गया। आपने इसमें यहाँ देखिए आगे, यहाँ पे कितना है, 1 मोल NaCl डाला, लेकिन जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो ये टूट गया, Na पॉजिटिव 1 मोल एंड Cl निगेटिव 1 मोल, और ये टूट के अंदर में 2 आयंस के फॉर्म में चला आया, 2 आयंस इसमें डेवलप हो गए, 2 मोल्स ऑफ आयंस। अब ऐसे फिनोमेना में, ऐसे सिचुएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ेगा वो देखिए आप। तो सपोज कर लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से किसी को भी ले सकते हैं, हम एक को चूज करते हैं। सपोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। यस, वेरी गुड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। दिस इज द बेसिक एंड स्टैंडर्ड फार्मूला। बाकी फार्मूला डिराइव फॉर्म में जो मास में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मोलर मास में, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद है। इट मीन्स कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया। तो अब इसको फर्दर हम लोग अपनी तरफ से एक रिजॉल्व करते हैं। तो याद कीजिए तो ज़रा, ये मोलालिटी है, तो मोलालिटी को आप कैसे लिखते हैं, तो मोलालिटी को आप लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यही था। चलिए अब जैसे बात बताई जा रही है, एकदम ध्यान से एक समझ लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और यह है आपका डेल्टा TB। डेल्टा TB यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी आप ले सकते थे, हम समझाने के लिए हमने आपको यहाँ पे क्या लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए डेल्टा TB। अब देखिए तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने डेफिनेशन ही में ये बात कहता है कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसको मोल रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी क्लियर। तो अब आप देखिए, 1 मोल डाला गया था, आपने समझा कि 1 मोल है, लेकिन जब वो अंदर में गया तो वो अंदर में जाने के बाद डिसॉल्व होकर 2 मोल्स का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो ये जो 2 मोल्स में पार्टिकल्स टूट के चले आए, तो अब उसका जो बिहेवियर था, जो आप समझ रहे थे कि 1 मोल के हिसाब से होगा, वो वैसा नहीं रहेगा। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूला आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूला आइडियल बिहेवियर में है। जब वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन में ना जाए, तब ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जब ऐसा क्राइटेरिया आया जिसको वॉन्टॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली महसूस किया, तो अब यहाँ पास देख रहे हैं क्या हुआ। सिंस आपने क्या देखा, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा डिसोसिएशन के केस में, ये जो केस है टूटने का, इसको क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में आपने क्या देखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। तो क्या हुआ, सिंस n इंक्रीजेज देयरफॉर डेल्टा TB इंक्रीजेज। एक लाइन और इसमें देखें। अब इसको हम एक बार और फर्दर ब्रेक करते हैं। ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट आपको बतलाया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। चारों चीज़ें आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगी, अलग अलग चारों को नहीं बतलाया जाएगा। तो अब एक बार और इसको ज़रा सा तोड़ते हैं। अगेन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, ठीक से देखिए इधर, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे इसको, बोलिए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बाकी नीचे जो जैसे था एज इट इज उसको उतार दीजिए, इंटू W1 इन kg। अब देखिए, अब फिर से मिलाइए, डेल्टा TB जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेटेड। ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डेल्टा TB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, इसको आप ठीक से नोट कर लें। ठीक, अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब बढ़ा
जो जब नंबर बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, यहाँ देखा आपने नंबर बढ़ गया था तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बढ़ गया तो बतलाइए मास का, मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट का क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, चूंकि डेल्टा टी बी इसमें बढ़ा, सिंस डेल्टा टी बी इंक्रीजेज इन दिस केस, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इन दिस केस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर क्या होगा बोलिए, M2 डिक्रीजेज। तो एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया 3 क्राइटेरिया के हिसाब से। उसको आप अलग से भी लिख सकते हैं। एक तरफ क्या आ गया आपका, एक तरफ आ गया केस, ऊपर हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। या एक बार और देख लीजिए एक चीज़ और, ये था आपका केस ऑफ डिसोसिएशन। कैसा केस था? केस ऑफ डिसोसिएशन। इसी तरह से एक सिचुएशन और है, उसको भी देख ही लीजिए आप, केस ऑफ एसोसिएशन। कभी कभी क्या होता है कि जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व करने के लिए उसमें डालते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो टूटने के बजाय एसोसिएट हो जाता है, जुड़ने लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। इसके हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, एक मॉलिक्यूल ये और देखिए दूसरा मॉलिक्यूल CH3, बिल्कुल अपोजिटली ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करना भी सीखिए, ऊपर में C डबल बॉन्ड O है, नीचे कर देंगे इस तरफ में CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH नीचे बनाया था, इसको ऊपर कर देंगे आप। ये भी सीखते चलिए कि कैसे ड्रॉ किया जाता है OH। देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के बीचों बीच, 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीचों बीच आ गया, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है? वेरी गुड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीचों बीच आ गया, C डबल बॉन्ड O, ये देखिए ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखने में क्या लग रहा है, ये बिल्कुल आपस में एसोसिएट हो गया, जुड़ गया। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एसोसिएशन। इसे क्या कहते हैं? एसोसिएशन। 2 मॉलिक्यूल जुटा है इसलिए क्या बनेगा? डाइमर। डाइमराइजेशन भी कहलाता है। यानी हमने 2 CH3 COOH को मिलाया, सॉल्यूशन में डाला, मान लीजिए कि बेंजीन में डाला, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा ना, वाटर नहीं लेंगे, तो वो उसमें गया और जाने के बाद ये क्या हो गया, CH3 COOH, ये डाइमराइज हो गया, एज इफ इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल मॉलिक्यूल। 2 था मिलकर 1 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, 2 था मिलकर 1 हो गया। यहाँ देखिए 2 था मिलकर कितना हो गया, 1। अब यहाँ 1 घट गया, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन में क्या होता है, घट जाता है। डिसोसिएशन में टूटा इसलिए ज़्यादा बन गया, एसोसिएशन में जुट गया, 2 मॉलिक्यूल डाला हमने जाके 1 हो गया, 10 मॉलिक्यूल डाला और 10 मॉलिक्यूल आपस में जुट गया, जुट के 1 जैसा 1 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ घट रहा है। तो क्या हुआ, सिंस इन एसोसिएशन, बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नहीं तो आपको समझ आने वाला नहीं है, बुक में आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं मिलेगा। तो इन एसोसिएशन के केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो इन एसोसिएशन एन डिक्रीजेज, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। अब जब एन डिक्रीज करेगा तो बिल्कुल यही क्राइटेरिया आप अप्लाई कर दें। सिंस आपको क्या मालूम है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन डिक्रीज कर गया है, देयरफॉर बाय डिक्रीजिंग एन, जब एन डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, डेल्टा टी बी जो कि एक प्रकार का क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डिक्रीजेज, तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब डेल्टा टीबी डिक्रीज कर गया है, अब डेल्टा टीबी में और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, देखिए इधर इन्वर्सली रिलेशन है। तो जब डेल्टा टीबी वहाँ डिक्रीज किया तो मोलर मास क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। सिंस डेल्टा टीबी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, डेल्टा टीबी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ इसी पर नहीं, जितना है चारों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो जब डेल्टा टीबी आपका यहाँ क्या हो गया, डेल्टा टीबी डिक्रीज हुआ, सिंस हेयर डेल्टा टीबी डिक्रीजेज देयरफॉर मोलर मास इंक्रीजेज। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, आपने देखा कि केस ऑफ डिसोसिएशन अगर होगा तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।
चलिए, अब आपने जो देखा उसको हम लोग एक टेबल के तौर पर सजाते हैं। ये आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ें हमने बतलाई थी। अब जल्दी से हम लोग इसको एक टेबल के फॉर्म में नोट करा दें ताकि आपको ये चीज़ याद रखने में आसानी हो जाए। ये सब चीज़ें समझाने के लिए बतलाया है। अब देखिए, जो चीज़ इसमें से इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। कैसे लाया गया, डिराइव कैसे किया गया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, सो आप ध्यान दीजिए। तो एक सिचुएशन हम लोगों का क्या हो गया स्टूडेंट्स, केस ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा सिचुएशन हम लोगों के लिए क्या बना स्टूडेंट्स, दूसरा बना केस ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N2, वो क्या होता है डिसोसिएशन में, इंक्रीज। एसोसिएशन के केस में डिक्रीज। यहाँ क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इंक्रीज। और एसोसिएशन के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल के। जब नंबर ऑफ पार्टिकल घट गया तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और उन दोनों के मोलर मास से अब उसका रिलेशन क्या है, मोलर मास में डेल्टा टीबी का रिलेशन कैसा है, उल्टा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो मोलर मास है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, वो क्या हुआ, चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको लिख ले, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो चूंकि मोलर मास से उसका कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज, और यहाँ डिक्रीज है तो इंक्रीज, जो अभी आपके सामने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बतलाया गया। तो ये आप याद रखिए कि कैसे कैसे हो रहा है। अब जब इतनी बात आप जान गए, तब आपको एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। उस डेफिनेशन के एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ और बतला दें, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, क्या एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, तो इसको आप जल्दी नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स देखिए, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। आपने क्या देखा कि जो मोलर मास आप एज्यूम कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेड था, वो एक्सपेक्टेशन आपका टूट गया, वो भ्रम आपका टूट गया कि ऐसा नहीं आया। आप जब उसमें डिसॉल्व करते हैं तो आपका मोलर मास आइदर डिक्रीज होता है या आपका मोलर मास इंक्रीज हो जाता है। तो इसी मोलर मास को जो एक्सपेक्टेशन से या तो इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ दिस सॉल्यूट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो इसे एक छोटे से डेफिनेशन पर लिख लिया जाए, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट which is either increased or decreased due to dissociation। पहले इंक्रीज लिखा है इसलिए आप एसोसिएशन लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्यू टू एसोसिएशन और dissociation of solute in solvent from the expected value is called abnormal molar mass। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझिए कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा। तो अभी आपको हमने बतला दिया कि ऐसा मोलर मास जो ऑफ सॉल्यूट जो या तो डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इट अंडरगोज आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब जब आप इतनी बात समझ गए और आप मोलर मास को भी समझ गए तो अब एक प्रॉब्लम आया यहाँ पास। वो प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ स्टूडेंट्स कि चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंडेंट है और नंबर या तो उसके इंक्रीज हो जा रहे हैं डिक्रीज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस आने लगा। तो
तो अब ऐसे क्राइटेरिया में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन सही कैसे होगा, कैसे हम उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, जिसको कि हम समझ रहे थे कि सही आ रहा था, चारों का चारों कैलकुलेशन अचानक से ऐसे फिनोमेना में आपका वो रॉन्ग हो गया। तो अब ज़रूरत ये हुई कि उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सही कैसे किया जाए। तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सही करने के लिए मिस्टर वॉन टॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंटल नंबर लाया, जिसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर, वॉन टॉफ फैक्टर आई से उसको रिप्रेजेंट किया और बतलाया कि अगर उस फैक्टर को उस पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन एक्यूरेट हो जाएगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन है तब, और अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में सॉल्यूट नहीं जाता है तो जो आपका नॉर्मल आइडियल कैलकुलेशन है बिल्कुल उसी पर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा देन यू विल हैव टू अप्लाई वॉन टॉफ फैक्टर। तो इस बात को लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग वॉन टॉफ फैक्टर को डिफाइन करने की तरफ बढ़ते हैं। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which undergoes dissociation, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएशन में जाएंगे, और such molecules which undergoes association, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीधा, which undergoes dissociation or association, we use a factor I called want of factor, जिसे क्या कहेंगे, want of factor कहेंगे। किस लिए यूज करेंगे आप, to correct the calculation of colligative property, ताकि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सही हो जाए। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सही करने के लिए चूंकि जरूरत पड़ गई किसकी, वांट ऑफ फैक्टर आई की। तो अब आई क्या है, देयरफॉर हम लोग वांट ऑफ फैक्टर आई को कैसे डिफाइन करेंगे। आई इज डिफाइंड एज, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नहीं तो आप वांट ऑफ फैक्टर का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ moles of particles after dissociation, जैसे कि ऊपर में आपने देखा डिसोसिएशन के बाद कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बना, और एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, टू दैट ऑफ number of particles or number of moles of particles before dissociation और association। ये डेफिनेशन, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देने वाले हैं। दूसरा एक और क्राइटेरिया है जिसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करेंगे उस क्राइटेरिया में भी। तो अभी आपने क्या देखा, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है वांट ऑफ फैक्टर का, कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए तो और आपको ज़्यादा आसान लगेगा। उस डेफिनेशन को आप जल्दी से नोट कर लें और देखिए कि वांट ऑफ फैक्टर को अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं कि क्या सिचुएशन इसमें हुआ। तो अब आप देखिए, वांट ऑफ फैक्टर आई से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये हम लोगों का क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, सिंपली ये एक क्राइटेरिया आपके वांट ऑफ फैक्टर का बन जाता है। इसी को हम लोग एक और तरह से डिफाइन कैसे करते हैं, और हम लोग लिखते हैं जो वांट ऑफ फैक्टर आया उसमें आपने क्या देखा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करती चली है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी चेंज हुई, आपका जो एक्सपेक्टेशन था
वो बदल गया, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो उसको हम लोग कहते हैं आई यानी वांटा फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व का मतलब जो एक्सपेरिमेंट से आया, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, जो आप सोच रखे थे कि इतना होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन जो आपका था वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, थ्योरेटिकल, और इसको कभी कभी लिख देता है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी आई का एक और फार्मूला क्या आ गया आपके लिए, आई का आपके पास फार्मूला आ गया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। ये आपका एक फार्मूला बन गया दूसरा। अब हम इस दोनों फार्मूले से रिलेटेड एक चीज़ और करना चाहते हैं, वो कभी कभी एग्जाम में दे देता है। What will happen if we convert the colligative property in terms of molar masses? That is the normal molar mass or the abnormal molar mass. तो अभी आपको स्टूडेंट्स क्या बताया गया था, ध्यान दीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, देखिए ध्यान दीजिए, इनवर्सली रिलेशन है। तब आप देखिए तो हम इसको ज़रा कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जर्व्ड का मतलब है एक्सपेरिमेंट ही के केस में या तो वो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस मोलर मास के क्राइटेरिया में, तो यहाँ ऊपर में ऑब्जर्व्ड है, नीचे में क्या है, थ्योरेटिकल। तो इसको जब उल्टेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये जो थ्योरेटिकल मोलर मास है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय, जो ऑब्जर्वेशन था या तो बढ़ जा रहा था या कभी घट जा रहा था, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो मोलर मास के टर्म में उसका फार्मूला इस तरह से चेंज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वांटा फैक्टर के लिए, इसको आपको याद रखना है। दूसरा एक और क्राइटेरिया देखिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपके पास हैं तो इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे आपके पास है NaCl, जैसे आपके पास है KCl, MgSO4, Na2, PO4, ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया हैं ये आपके अगर Al2SO4 ये सब के क्या हैं, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ये दे दिया जाए तो उसके लिए आप वांटा फैक्टर कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपली देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होने वाला है। 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे आयन्स जो होंगे वो टूट जाएंगे। अब जब सारे के सारे आयन्स टूटेंगे, ब्रेक होंगे, तो इस डिसोसिएशन के लिए हम लोग एक टर्म लिखते हैं। वो टर्म क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हमने आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर 11 में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा रखा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के केसेस में। इसको हम लोग जनरली किससे डिनोट करते थे स्टूडेंट्स, याद कीजिए, अल्फा से डिनोट करते थे। तो 100% डिसोसिएशन के केस में जो अल्फा होता है, उस अल्फा का वैल्यू क्या होता है, याद है किसी को, यस, परसेंटेज रहा तो 100, और अगर वो फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1। क्यों, ये है क्या असल, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कर लीजिए कि हमने लिखा NaCl और 100% जब डिसोसिएशन हुआ, यानी जितना मॉलिक्यूल आपने इधर लिया था, मान लीजिए कि आपने 10 लिया था, 10 का 10 मोल क्या हो गया, डिसोसिएशन में चला गया, जितना था सबका सब डिसोसिएट हो गया। तो अब इसको लिखा कैसे जाता है, ये दरअसल एक प्रकार का रेट है, यानी 10 मॉलिक्यूल था, 10 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास 10 मॉलिक्यूल था, 7 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, कितना, 7 मॉलिक्यूल। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 7 आउट ऑफ 10, 7 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ। देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं, ध्यान से फिर से समझिए। यहाँ देखिए, ये सपोज कर लीजिए कि आपने किसी का AB का कुछ मॉलिक्यूल लिया, कितना, 10, और वो 7 डिसोसिएशन में चला गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 7 आउट ऑफ 10।
जैसे आप मार्क्स लिखते हैं किसी चीज़ का, 7 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ कितने में, 10 में। यही है आपका अल्फा, रेट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। हाउ मच अमाउंट और हाउ मच पार्टिकल इज डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ टोटल। कितना डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, टोटल में 7 हुआ। अब चूंकि 100% हो जा रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो 10/10, 100/100 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा। तो अगर अल्फा आपका 1 हो जाता है स्ट्रॉन्ग के केस में, तो याद रखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यहाँ लिख देते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो उधर लिखा गया है याद रखिए अल्फा क्या हो जाता है 1 या 100%। वैसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स आई आपका बराबर हो जाएगा एन के। आई किसके बराबर होगा, एन के। एन का मतलब कितने नंबर ऑफ आयंस में ये टूट रहा है। जैसे देखिए सपोज कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कितने आयंस में टूट गया, ध्यान दीजिए Na+Cl- कितने में टूट गया, 1+1 2 में। तो यही आपका N है, यही आपका I है, याद रखिए। उसी तरह से अब डायरेक्टली बतलाने की कोशिश कीजिए। KCl अपने से मन में सोचिए, प्लस और माइनस दो में टूटेगा, तो इसका IN बराबर होगा Mg2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव। आयन का नंबर आपको गिनना है, चार्ज नहीं गिनना है, इसलिए इसमें भी 2 होगा, एक मैग्नीशियम का और दूसरा सल्फेट का। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल इधर लिखते हैं, Na2PO4 जब ये टूटेगा तो कितना में टूटेगा, 2 सोडियम का 2Na पॉजिटिव और एक फॉस्फेट का PO4 निगेटिव। अब ये जो टूट के आया इसका हो गया 2 और इसका हो गया 1, 2+1 कितना हो जाएगा 3। Al2SO4 का बतलाइए, एल्युमिनियम का 2 और सल्फेट का यहाँ देखिए कितना है 3 और 2 5। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जब 100% डिसोसिएशन में जाएंगी तब। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस ना हो, यानी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है बल्कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई कैसे फाइंड करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर कैसे होगा, तो आप हेडिंग लगा लें, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हेडिंग लगा लें स्टूडेंट्स जल्दी, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब इसमें 2 केसेस है, एक केस हम डिसोसिएशन का अलग से डिस्कस करेंगे, फिर एसोसिएशन का डिस्कस करेंगे, फिर हम लोगों का ये टॉपिक आज का फिनिश हो जाएगा। तो केस ऑफ डिसोसिएशन हम लोग लेते हैं सबसे पहले, केस ऑफ डिसोसिएशन। केस ऑफ डिसोसिएशन हम लोग लेके बात करते हैं। हम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए हम लोग डिसोसिएशन के केस में क्या जानते हैं कि जैसे ही कोई सॉल्यूट उसमें डाला जाता है, वो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में जाएगा तो वो डिसोसिएट होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस में ब्रेकअप हो जाएगा, टूटने लगेगा। तो सपोज कर लीजिए कि आपने ए सॉल्यूट को डाला और वो जा कर के डिज़ोल्व हुआ और टूट गया Na में, कितने में, Na में वो जाकर डिज़ोल्व हो गया, टूट गया। तो आपने जो इसको बैलेंस करने के लिए A के इसमें डाला और वो Na के फॉर्म में टूट गया। इनिशियली जब ये T बराबर 0 है, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको मॉलिक्यूल को हम कितना ले लेते हैं, ये 1 मोल, तो ये भी क्या है आपका 0 है। एंड नाउ सपोज कर लीजिए इफ वी स्टार्ट विथ 1 मोल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एंड अल्फा बी द, अल्फा क्या है मेरा, अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है मेरे लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब ये क्या होगा, ब्रेक होना शुरू होगा, टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो कितने नंबर में ब्रेक हो रहा है, देखिए 1 मोल जो है वो N में ब्रेकअप हो रहा है। बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देन
नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, n अल्फा, एंड नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पास एक मोल जो था वो ब्रेकअप होकर के n के फॉर्म में जो चला आया उसको आप ऐसे सपोज कीजिए। देखिए अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो रफली उसको आप नोट भी कर लेंगे कि एक मोल था वो ब्रेक हुआ कितने में, n के फॉर्म में। और अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा जो है वो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी किस रेट से टूट रहा है। तो एक मोल n आयंस में टूटा, किस रेट से, अल्फ़ा के रेट से, अल्फ़ा के रेट से, यानी किस रेट से वो जा रहा है, n नंबर, और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है उसका, अल्फ़ा। तो 1 मोल जो था वो कितने में चला गया, n इंटू अल्फ़ा, वही चीज़ है जहाँ आप देख रहे हैं n अल्फ़ा। अब अनडिसोसिएटेड यानी कितना इधर बचा रह गया, तो जब अल्फ़ा से उधर जाने की कोशिश कर रहा है, अल्फ़ा से उधर जा रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम इधर क्या बच जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा बच जाएगा, और इधर जो फॉर्म हुआ वो कितना आ गया आपका, n अल्फ़ा आया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जब हासिल हो गया तो उस पर कितने मॉलिक्यूल्स बने, कितने मॉलिक्यूल्स बचे, उन सब का टोटल नंबर निकालिए। तो जो मॉलिक्यूल्स बने हैं वो तो आप जान रहे हैं, कितने बन गए, n अल्फ़ा। n आप समझ लीजिए, इसको फिर से जानिए, एक मॉलिक्यूल जो था वो टूट गया कितने में, n में। किस रेट से टूटा, अल्फ़ा के रेट से। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा बी द, यहाँ देखिए अल्फ़ा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी उसके टूटने की दर क्या है, अल्फ़ा। तो एक n में कन्वर्ट हो रहा है, किस रेट से, जिस रेट से होता है उस रेट को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ऐसे सपोज कर लीजिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। आप इसको ऐसे सपोज कीजिए कि आपने जूनियर क्लासेस में क्वेश्चन बनाया होगा कि किसी व्यक्ति के पास 5 लाख की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और वो क्या करता है, उसका 2/3 सन को दे देता है, 1/3 डॉटर को दे देता है, और रिमेनिंग जो है वाइफ को देता है, ऐसे है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि आप उसको कैसे सॉल्व करते थे। अगर आपको कह दिया जाए कि सन की प्रॉपर्टी निकालिए, तो सन की प्रॉपर्टी जो उसके पास 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 5 लाख की प्रॉपर्टी में से 2/3, ये 2/3 क्या है, यही है अल्फ़ा। अल्फ़ा 2/3 रेट, किस रेट से सन को मिला, 2/3 के रेट से मिला, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ टोटल, जितने में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये वही है, कितने में टूटा, n में, किस रेट से, अल्फ़ा के रेट से। बिल्कुल उसी तरह से आप अकेले इटसेल्फ इसको प्रॉपर्टी थोड़ी कह सकते हैं, ये तो रेट है, रेट इनटू नंबर। तो रेट इनटू नंबर जब देंगे तब इसका वैल्यू असल में आपको पता चलेगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ है कि एक मॉलिक्यूल जो था वो n में कन्वर्ट हो गया, जब n आयंस में टूटा तो किस रेट से, अल्फ़ा के रेट से, तो अल्फ़ा इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको रियल में उसका अमाउंट पता चलेगा। तो अनडिसोसिएटेड कितना हो गया, अल्फ़ा से चूंकि उधर जा रहा है इसलिए बचा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा। टोटल नंबर ऑफ आयंस बचा हुआ कितना है आपका, यह है 1 माइनस अल्फ़ा, अनडिसोसिएटेड है। और फॉर्म कितना हुआ उधर जा करके, n अल्फ़ा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया आपका, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। ये आपका क्या है, यह है आपका अनडिसोसिएटेड बचा हुआ, यह क्या आपका बना हुआ। अब ये ऐसे है, इसी बात को लिखा, बीच में ये सब स्टेटमेंट चलाया है। तो अब इसी को अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देयरफॉर आई, तो आई का फार्मूला बोलिए क्या है, आई का फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलिए आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना बना, सिर्फ नहीं कितना बचा, बात को समझें, सिर्फ बना नहीं इधर बचा भी है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जो इधर बना वो भी, जो इधर बचा वो भी मिला के वो हम लोग ला चुके हैं, कितना है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन है तो सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ का ले लेते हैं, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम में इधर बन रहा है तो इधर बच भी रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन,
तो आफ्टर डिसोसिएशन जो बना वो भी लेंगे आप और जो बचा वो भी लेंगे, टोटल दोनों का सम करेंगे। ये सब चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत डेलिकेट कंसेप्ट है और थोड़े से में लोग गलत कर देते हैं। हालांकि फार्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, लेकिन हम दिखा देते हैं कि कैसे आया है। तो क्या हो गया बोलिए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बिफोर डिसोसिएशन। तो हम लोगों ने 1 से स्टार्ट ही किया था। यहाँ देखिए वी स्टार्ट विथ 1 मोल, तो दैट इज आई 1 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बस समझिए कि ये जिसको याद है उसको सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व होंगी, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को जो कैलकुलेशन निकालना है वो हम लोग अल्फा की कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं। तो अल्फा कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अपने से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक हम सॉल्व करा देते हैं। तो अल्फा सॉल्व कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, अल्फा को कॉमन ले लीजिए इन दोनों जगह से। तो देखिए अल्फा को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसमें से इमेजिन कीजिए पहले इसमें से कॉमन लिया, अल्फा कॉमन, यहाँ से क्या बचा बोलिए n। यहाँ देखिए अल्फा के पहले का साइन क्या है, माइनस, ध्यान दीजिए इधर माइनस अल्फा है, कॉमन ले चुके हैं आप इसमें से अल्फा, तो जब यहाँ कितना बच जाएगा n माइनस 1, अल्फा कॉमन, यहाँ से बच गया n, यहाँ से पूरा पूरा कॉमन तो माइनस 1। नाउ 1 को इधर ले आइए, i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू n माइनस 1। अल्फा का कैलकुलेशन निकालना है, i माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट फॉर डिसोसिएशन, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। आपको डेरिवेशन कैसे किया गया इससे कोई मतलब नहीं है, अगर डायरेक्टली ये याद है सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है स्टूडेंट्स। एंड नाउ जल्दी से हम लोग एसोसिएशन का केस देखेंगे। एसोसिएशन में सब चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ हैं, डिराइव कराने वाले नहीं हैं, बिल्कुल एक कंसेप्ट जो बदल रहा है उसको सिर्फ समझिए, फार्मूला अपने से लिख सकते हैं, अपने से। कैसे, देखिए एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। एन मॉलिक्यूल डाला मिलके एक हो गया। जैसे डाइमर के केस में क्या देखा, 2 डाला 1 हो गया, 3 डाला 1 हो गया, 4 डाला 1 हो गया, 10 डाला 1 हो गया, n डाला तो 1 हो गया। जनरलाइज कर रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। n डाला तो 1 हो गया। अब देखिए तो आप कितने मॉलिक्यूल से स्टार्ट करने वाले हैं, 1 मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर 1 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे देन इट विल बिकम 1/n। बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए, एक एक बात एकदम समझ आ जाएगी। अब जो 1/n आया, क्या आप इसी को अमाउंट मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या बताया, अल्फा के रेट से वो एसोसिएट हो रहा है। जैसे ये अल्फा के रेट से डिसोसिएट हो रहा था तो उसका एसोसिएशन किस रेट से हो रहा है, सिंस अल्फा बी द, यहाँ लिख देंगे आप डिग्री ऑफ, ध्यान दीजिए बिल्कुल, एसोसिएशन। तो अगर अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, देयरफॉर जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स उधर जा रहा है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स जो उधर जा रहा है वो क्या जा रहा है, 1/n इंटू अल्फा। दिख रहा है आपको? प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं। ये जो आया आपका, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, एसोसिएटेड मोल जो आपका बना वो क्या हो गया, 1/n फॉर व्हाट रेट, अल्फा इंटू अल्फा। तो ये क्या हो गया, देखिए तो ये हो गया आपका अल्फा बाई n। बस इतना ही सा फर्क है। तो ये जो आपका अल्फा बाई n आया, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम इसको चेंज कर लेते हैं। इफ वी स्टार्ट विद 1 मोल एंड अल्फा बी द डिग्री ऑफ, देखिए क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, देन द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, एन अल्फा के बजाय अब क्या हो गया, अल्फा बाई n। ऐसे भी समझ सकते हैं, जब डिसोसिएशन हो रहा तो नंबर बढ़ रहा था इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, जब एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर घट रहा है इसलिए डिवाइड हुआ। वेरी सिंपल क्राइटेरिया। अब अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स वही होंगे, चूंकि अल्फा के रेट से वो जुट रहा है इसलिए जो बचा अब इधर अनएसोसिएटेड, वहाँ डिसोसिएटेड था, यहाँ अनएसोसिएटेड, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। और ये तो आपका अल्फा बाई n का क्राइटेरिया है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ चेंजिंग आ रही है, यहाँ अल्फा बाई n, अल्फा बाई n, अल्फा बाई n। तो अब आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका फार्मूला निकल जाएगा। तो आपका फार्मूला देखिए क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू 1 नीचे में मौजूद है, 1 का क्रॉसिंग करेंगे वही एज इट इज सेम आ जाएगा, 1
उसी तरह से अल्फ़ा कॉमन, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया तो क्या बचा 1/n-1, 1 को इधर ले आइए, i-1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1/n-1, अल्फ़ा निकालना है आपको, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाई 1/n-1। अब देखिए हमने जानबूझ के इसको नहीं मिटाया। अब इन दोनों में ज़रा आप कंपैरिजन कीजिए, ये है एसोसिएशन। क्या फ़र्क हुआ, i-1 1/n-1 और यहाँ n-1, ज़रा सा फर्क क्या है, चूंकि एसोसिएशन में घटते हैं नंबर इसलिए डिवाइड में है और इसमें मल्टीप्लाई में है, 1 इंटू n ही रहता है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको कभी आप नहीं भूलेंगे। अब एक क्राइटेरिया जल्दी से हम और आपको यहाँ पर दिखलाते हैं, देखिए वो क्या है, आपने गौर किया होगा फॉर डिसोसिएशन हमेशा याद रखें आई जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। डिसोसिएशन में चूंकि नंबर बढ़ रहा है, आई का वैल्यू क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा। अब आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, मोलर मास डिक्रीज करेगा। याद रहेगा, फॉर एसोसिएशन आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगी और मोलर मास इसका अपोजिट होता है तो इंक्रीज करेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इफ आई इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो आई का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन विल नॉट टेक प्लेस, उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन इसका मतलब हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस क्या है। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वांट ऑफ फैक्टर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स की और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप देखें समझें। आज हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग टिल देन, गुड बाय।